हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात आईक्यू में। तो हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 11 जून। वीडियो के संबंध में यदि कोई क्वेरी या डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अभी इसका पीडीएफ भी अपलोड करना शुरू कर दिया है टेलीग्राम पे, तो वहाँ जाके आप पीडीएफ भी देख सकते हैं। ये जो डेली का डिस्कशन होता है तो वो आपके लिए और भी फिर ईजी हो जाएगा सुनने के बाद, एक बार आप देख लीजिएगा उसे। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। यहाँ पर न्यूज़ है पेज नंबर 1 पे चंदे की बात की जा रही है, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं, राजनीतिक दल जो हैं, उनको चंदा देने की बात की जा रही है। तो सबसे टॉप पे है भाजपा का नाम और उसके बाद है कांग्रेस पार्टी जो है। तो यहाँ पे भाजपा को 2019-20 जो वित्त वर्ष है 750 करोड़ रुपए का चंदा मिला है बीजेपी पार्टी को, और वहीं कांग्रेस को मिला है 129 करोड़ का चंदा। तो आप समझ सकते हैं कितने हैवी चंदा इनको मिलते हैं। इसके अलावा कई और प्रकार हैं इनको फंडिंग के, वो भी रहते हैं। यहाँ पे जो इनको चंदा दिया जाता है इसके बारे में बताया गया है कुछ कि चंदा इनको कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पे एक इलेक्टोरल ट्रस्ट है, इलेक्टोरल ट्रस्ट, ये धारा 25 जो है कंपनी एक्ट की, उसके तहत ये कंपनी होती है इलेक्टोरल ट्रस्ट। तो इसका काम क्या होता है कि जो कॉरपोरेट घराने हैं, कॉरपोरेट घराने से स्वैच्छिक चंदा यानी कि वॉलेंटरी चंदा प्राप्त कर उसे राजनीतिक दलों को वितरित करने का काम करते हैं ये इलेक्टोरल ट्रस्ट। तो ये इलेक्टोरल ट्रस्ट एक प्राइवेट कंपनी होती है, सेक्शन 25 कंपनी बोल सकते हो आप इनको। तो ये कॉरपोरेट घराने से चंदा लेगी और फिर पॉलिटिकल पार्टी इसको चंदा दे देगी। तो ये इनका काम रहता है। सेक्शन 25 कंपनीज का या इलेक्टोरल ट्रस्ट भी इनको बोला जाता है। तो ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ये बात की जा रही है जो G7 का शिखर सम्मेलन हो रहा है ब्रिटेन के अंदर, मैं आपको बता के चुका था अभी कल परसों ही, यूके के अंदर हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पीएम मोदी साहब भी हिस्सा लेंगे, वर्चुअली हिस्सा लेंगे ये। हालांकि ये इस G7 ग्रुप का हिस्सा नहीं है, भारत इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत G20 का हिस्सा ज़रूर है। तो भारत इसका हिस्सा नहीं है लेकिन यहाँ पे वर्चुअली हिस्सा ले रहे हैं, इनको इन्वाइट किया है। तो G7 का 47वां शिखर सम्मेलन हो रहा है यूके के अंदर, जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है सारा का सारा। यहाँ बात की जा रही है पीटीईटी की परीक्षा। तो पीटीईटी के लिए आवेदन 20 जून तक आवेदन आपको करने हैं, यहाँ बताया गया है। राज्य के करीब 1400 बीएड महाविद्यालयों में 1,40,000 सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा है। तो बीएड के लिए परीक्षा है ये पीटीईटी जो कराई जाती है, 20 जून तक आपको यहाँ पे आवेदन करने हैं। इस प्रकार की न्यूज़ अभी ये जारी की गई है। ये बात की जा रही है यहाँ पे 24 घंटे टीकाकरण व मोबाइल टीका केंद्र की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बात की जा रही है 24/7 की। तो ये इनका ऐसा मानना है यहाँ पे कि जो 18+ जो हमारी पॉपुलेशन है पूरे भारत की, ये चाह रहे हैं अगर हम ये सिस्टम अपनाते हैं 24/7 का, तो इससे क्या होगा कि हम दिसंबर तक जो हमारी 18+ की आबादी है भारत की, उन सभी को हम इस प्रकार से टीकाकरण कर पाएंगे, वैक्सीनेशन कर पाएंगे। और दूसरा जो प्रोडक्शन कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, वो भी काफ़ी बड़े स्तर पर प्रयास कर रही हैं। तो वहाँ पे भी जो नंबर है वैक्सीन का वो भी बढ़ाया जाएगा और इस प्रकार से 24/7 ये चीज़ें भी स्टार्ट की जाएंगी। यहाँ बात की गई है पल्स पोलियो अभियान की बात की गई है, कितने बड़े स्तर पर चलाया गया था, लेकिन इसमें बता रहे हैं कि ये घर घर जाके इतना सही नहीं रहेगा इस प्रकार से वैक्सीन देना। यहाँ बात की जा रही है कि छोटे छोटे कुछ केंद्र सेंटर जैसे बना के गांव देहात वाले एरिया जो हैं, प्लस मोबाइल कुछ ऐसी सर्विसेज देना उनको, मोबाइल जैसे कि व्हीकल जो होते हैं, वैन होते हैं, वहाँ पे जाके उनको टीकाकरण करना। तो इस प्रकार से प्रक्रिया इनके द्वारा अपनाई जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ निकल के ये आती है कि 24/7 का मतलब ये है कि इसमें रात भी आती है, समझ गए ना आप। तो अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी कि वैक्सीन का जो वेस्टेज हो रहा है उसकी भी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी। तो मैं आपको बता दूं वैक्सीन का जो वेस्टेज है वो कोई मतलब इंटेंशनली नहीं किया जाता है किसी भी सरकार के द्वारा। इसका रीज़न है होने का कि वेस्टेज होता कैसे है आप समझिए। जैसे कि हम बात करते हैं कोविशील्ड की, ये एक वैक्सीन की बाइल है। इस बाइल में से क्या होगा कि 10 लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है, राइट। 10 लोगों को क्या लगाई जानी है वैक्सीन। इसमें तकरीबन 5 ml, इसमें 5 ml जो कंटेंट है यानी कि दवाई है वो इसके अंदर होती है। तो 0.5 जो होता है इसका हिस्सा वो 1 पर्सन के लिए लगाया जाता है वैक्सीन के रूप में। तो आप समझ सकते हैं 5 ml है तो 10 लोगों के लिए लगाई जाती है। अब इसमें होता क्या है कि सपोज कीजिए कि रात को ये बता रहे हैं जो 8 बजे वहाँ पे कोई 4 लोग पहुँच गए वैक्सीन लगवाने के लिए, राइट। तो वो क्या करेंगे कि इस बाइल को ओपन कर लेंगे। अब ये वाइल हो गई ओपन,
यहाँ पर क्या हुआ कि 4 लोग तो आ गए वैक्सीन लगवाने, लेकिन अभी भी इसमें 6 लोगों की डोज बकाया है। अब होता क्या है कि जब ये लोग 8 बजे यहाँ पे वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं 4 लोग, लेकिन क्या होगा कि जब 8 बजे लगवाने के बाद यहाँ पे कोई एक भी पर्सन नहीं आ रहा है और 1 बज गया 2 बज गया रात के, तो ऐसा बताया जाता है कि 4 घंटे के बाद ये जो वैक्सीन है वो ख़राब हो जाती है, यानी कि यूजेबल नहीं रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि कोई 12:30 1 बजे पर्सन आ रहा है, कोई 1 या 2 पर्सन भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये वैक्सीन उनको नहीं लगाई जाएगी और ये फिर वहाँ पे थ्रो कर दी जाएगी। तो इसको वेस्टेज इन्होंने बोला है, उसका रीज़न यही है कि इसकी एक टाइम लिमिट है, उसके बाद इसको नहीं लगाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको भी सरकार को कहीं ना कहीं लेकर के चलना होगा कि यदि हम 24/7 की बात कर रहे हैं तो किस प्रकार से हमको कम्युनिकेशन भी करना है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच बन सके और उनको टाइमली वैक्सीन भी दी जा सके, ताकि ये वेस्टेज कम से कम हो। क्योंकि वेस्टेज तो होना है, लेकिन इसको हमें मिनिमम करना है, कम से कम करना है। इस प्रकार की चीज़ें ज़रूर हमको ध्यान रखनी है। तो ये पूरे की पूरी बात बताई गई है इस एडिटोरियल के अंदर। ये बात की जा रही है G7 जो अभी सम्मेलन हो रहा है यूके के अंदर, बैठक जो हो रही है उसके संबंध में बात की जा रही है। तो यहाँ वर्ड जरूर याद रखिएगा, ग्लोबल कॉरपोरेट मिनिमम टैक्स। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ग्लोबल कॉरपोरेट मिनिमम टैक्स। इसके बारे में सवाल आपसे जरूर बन सकता है। तो बता रहे हैं कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियां आसानी से कर भार से बच निकलती हैं। 4 महाद्वीपों में 5 अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वित्त मंत्री बता रहे हैं, ये चीज़ें बता रहे हैं, 5 ये लोग हैं वित्त मंत्री हैं ये, कि किस प्रकार से ग्लोबल कॉरपोरेट मिनिमम टैक्स एक होना चाहिए। तो अभी ये रिसेंटली की हम बात करें, लेटेस्ट जो भारत के अंदर वित्त वर्ष है वहाँ पर डेटा निकल के ये आया कि कॉरपोरेट टैक्स और एक होता है यहाँ पे इनकम टैक्स, राइट। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कॉरपोरेट टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि हम टैक्स का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहाँ पे एक होता है डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष कर, एक होता है इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष कर। तो जो कॉरपोरेट टैक्स है ये एक डायरेक्ट कर है जो कि कंपनियों से वसूला जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे भारत के अंदर एक डेटा निकल के आया था अभी रिसेंटली कि भारत के अंदर ये देखा गया है कि इस बार जो लेटेस्ट वित्तीय वर्ष है अभी निकल के जो गया है, तो वहाँ पर जो इंडिविजुअल का जो टैक्स है वो कॉरपोरेट टैक्स से ज़्यादा निकल गया है। ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, यानी कि जो इंडिविजुअल के द्वारा इनकम टैक्स दिया जाता है, इनकम टैक्स कॉरपोरेट टैक्स से भी आगे निकल गया। तो आप समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि इसके रीज़न क्या हो सकते हैं। कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी हो सकती है, या फिर कंपनियों की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही लॉकडाउन के कारण, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो इसी को लेकर के, इसी के मद्देनज़र ये कुछ बात चल रही है। G7 ये जो बैठक हो रही है इंपॉर्टेंट, इस बार ग्लोबल कॉरपोरेट मिनिमम टैक्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ पे। अब हम ये बात की जा रही है ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स, इसको बुलाया जा रहा है GMCTR। तो इस बार G7 जो देश हैं इसको बैक कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स एक होना चाहिए और उसकी रेट कितनी होनी चाहिए, कम से कम 15% होनी चाहिए। यानी कि किसी भी देश के अंदर, दुनिया के अंदर 15% तो कॉरपोरेट टैक्स होना ही चाहिए। इतना टैक्स मतलब यहाँ पे एक बेस होना चाहिए उसका। इससे क्या होता है कि ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के ये इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो रेट है मिनिमम 15% करने की जो बात की जा रही है, तो अभी मैं आपको समझाता हूँ इसको कि ये क्या इम्पैक्ट करता है। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी बता रहे हैं, ये कैसे होता है कि इट वुड अप्लाई टू कंपनीज ओवरसीज प्रॉफिट्स, यानी कि MNC जो हैं जिसके कि कई सारे देशों के अंदर बिजनेस चलते हैं, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं कि ये जैसे कि भारत देश है, यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स मान लीजिए 30% है। कोई दूसरा देश है जैसे एंटीगुआ हम बात करें अभी, जहाँ पे कि जो मेहुल चौकसी की बात चल रही है, उस देश में मान लीजिए 20% टैक्स है। तो ये कंपनियां क्या करेगी कि यहाँ पे भी इसका ऑफिस है और एक ऑफिस इसका यहाँ पर है। तो यहाँ पर जब 20-30% टैक्स लग रहा है, यहाँ पे 20% है, तो क्या करेगी ये, इसको बोलते हैं प्रॉफिट शिफ्टिंग, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर देती है ये, ताकि 10% टैक्स की बचत हो जाए इसको। इस देश मतलब भारत से यहाँ पे ले जाएगी तो भारत को भी नुकसान होगा, इसको टैक्स नहीं मिलेगा, इसको यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा 10% को, और यहाँ पे इसको 20% टैक्स मिल जाएगा। तो ये चीज़ें निकल के आती हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए भारत क्या बोल रहा है, हालांकि मैंने यहाँ पे 20 का एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जहाँ पे कि 5% या 10% इस प्रकार से भी लगाते हैं। जैसे कि हम बात करें सिंगापुर, मॉरिशस, ये ऐसे देश हैं, टैक्स हेवन कंट्री इनको बोला जाता है, जहाँ पे बहुत कम टैक्स की रेट है।
तो उनको रोकने के लिए बता रहे हैं कि कम से कम दुनिया के अंदर 15% कॉरपोरेट टैक्स होना ही चाहिए, ताकि यदि ऐसा होता है कि ये प्रॉफिट शिफ्ट अपना करते भी यहाँ पे, तो कम से कम उन पर 15% की दर से टैक्स लगाया जाए। तो ये बात की जा रही है। तो देयरफॉर इफ कंट्रीज एग्री ऑन अ ग्लोबल मिनिमम टैक्स, गवर्नमेंट कुड स्टिल सेट वॉट एवर लोकल कॉर्पोरेट टैक्स रेट दे वांट। मतलब कि ये ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स तो होना ही चाहिए, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट अपने जो टैक्सेस हैं उनको वो फिक्स कर सकती है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि 15% तो ये बात कर रहे हैं, इतना तो होना ही चाहिए। उससे ऊपर वहाँ की यदि सरकार कोई चाहती है कि 20, 25, 30, वो अपने हिसाब से स्टैंडर्ड सेट कर सकती है, लेकिन 15% तो सबको रखना ही होगा। ऐसी बात ये बता रहे हैं कि यदि सहमति बन जाती है तो ये एक अच्छी बात होगी। टैक्स की कहीं ना कहीं चोरी इस प्रकार से रोकी जा सकेगी, जो कि आपको पता है कि किसी भी देश के लिए टैक्स उनकी सबसे बड़ा स्रोत होता है, उनकी रेवेन्यू का, उनकी आय का। तो कहीं ना कहीं उसमें ये कटौती देखी जाती है उन देशों के लिए, तो वो अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो नहीं कर पाते हैं। इकोनॉमी को कैसे मतलब ग्रो करना है, उसके लिए कमी पड़ जाती है फंड्स की। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं टैक्स की चोरी के कारण। तो यहाँ बोल रहे हैं कि इफ़ कंपनीज पे लोअर रेट्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री, देयर होम गवर्नमेंट could top up their taxes to the agreed minimum rate। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इफ़ अगर कंपनीज पे लोअर रेट्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री, जहाँ पे कि कम टैक्स पे करती हैं, तो देयर गवर्नमेंट कुड टॉप अप देयर टैक्सेस टू द एग्रीड मिनिमम रेट। एग्रीड मिनिमम रेट कौन सी है, ये बात कर रहे हैं 15%। यदि 15% ऐसा हो जाएगा तो कहीं भी कोई भी देश है दुनिया के अंदर वो इससे कम टैक्स नहीं लगाएगा, इससे ऊपर ही लगा सकता है। तो ये जो कहीं ना कहीं देखी जा रही है सिनेरियो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का, इसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। इससे होगा क्या, ये एक यूनिफॉर्मिटी लेके आएगा टैक्स को लेकर के कि भाई 15% तो है ही है सब देशों के अंदर। इसके अलावा टैक्स का जो लॉस है वो भी इसके कारण कम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा आर्टिकल जरूर याद रखिएगा। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा में है। G7 की बैठक इसी को लेकर के हो रही है। ये एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर 15% करने की इसको बात की जा रही है। तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ बात की जा रही है रिजर्व बैंक की। तो रिजर्व बैंक ने बैंक्स को अभी बोल दिया है कि एटीएम का जो इंटरचेंज शुल्क लगता है उसको बढ़ाया गया है यहाँ पे। यानी कि बैंक्स को इसने बोल दिया है कि आप उसको बढ़ा सकते हो। तो बैंक्स बोल रही हैं इसको 17-18 करने की बात कर रही हैं। पहले ये 15 कुछ या 14 हुआ करता था। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए एक बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, एक है SBI। तो SBI ने अपने ग्राहक को ये ATM कार्ड इशू कर दिया, राइट। अब ये जो इनका ग्राहक है ATM कार्ड धारक जो है वो गया SBI की बैंक पे। तो यहाँ तो आपको पता है कि कुछ सर्टेन ट्रांजेक्शन इनके फ्री हैं, लेकिन जब ये BOB की ATM पे जाता है तो यहाँ पे क्या बोलता है BOB कि वो बोलता है कि भाई मैं SBI आपसे कुछ चार्ज करूँगा अपनी ATM को इस्तेमाल करने के लिए। तो SBI क्या करेगा, SBI अपने पास से क्यों वही पैसे देगा, वो डालेगा अपने कस्टमर के ऊपर। फ़ायदा तो आप ही ले रहे हो। आपको बोला है SBI ने कि आपको इतने ट्रांजेक्शन हम दे रहे हैं फ्री, लेकिन फिर आप बॉब की ATM पे क्यों जा रहे हो। तो बोलता है SBI कि भाई मैं आपके अकाउंट से डेबिट करूंगा इतना रुपया पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से। तो जो भी है 17-18 ये बात की जा रही है पर ट्रांजैक्शन। उसके लिए रिजर्व बैंक ने अभी थोड़ा सा छूट दे दी है बैंक्स को कि आप इंटरचेंज शुल्क को बढ़ा सकते हो। तो ये बात इस आर्टिकल के द्वारा, इस न्यूज़ के द्वारा बताई गई है। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जैसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।